मेरा नाम पॉलिन शर्मा है और मैंने 30 साल तक वेंटिलेटर्स के साथ काम किया है, इंटेंसिव केयर यूनिट में काम किया है। आई एम अ नर्स बाय प्रोफेशन और मैं आपको आज आईसीयू की सैर कराती हूँ। जो मरीज वेंटिलेटर्स पे होते हैं उनके साथ क्या होता है। तो कोविड में क्या है, कोविड-19 में मरीजों को सांस नहीं आता। आप सोच सकते हैं अगर आपका कोई मजाक में भी नाक और मुंह बंद कर दे तो कैसा महसूस होता है। तो इसमें बुखार होता है, बुखार के साथ ठंड लगती है, बहुत चेस्ट पेन होता है, मुंह फ्लश हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, होठ लाल नीले हो जाते हैं, आपकी सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है, आपको खुशबू या बदबू का एहसास नहीं होता। इमेजिन कहीं पे कुछ जल रहा हो और आपको मालूम ना पड़े, और इसमें आपको टेस्ट नहीं आएगा। इमेजिन आपको टेस्ट ना आए, तो मरीजों को टेस्ट नहीं होता, उनको खाने में कोई टेस्ट नहीं होता। मेरे फ्रेंड एक बहुत जो मेरे साथ, मैंने उसके साथ 20 साल से भी ज्यादा काम किया है, उसको कोविड-19 हो गया, उसके हस्बैंड को भी हो गया, और दोनों ने मुझे बताया कि उनको रात को उनको चेस्ट पेन होने लगता है, नींद खुल जाती है और बहुत कमजोरी आ गई है उनको, और उनको कुछ स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल हो गया है। तो अगर हम सोचें कि हमें नहीं हो सकता तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। इंसान को बुखार होता है तो आप 2-3 दिन बिस्तर में रहो तो जब उठते हैं तो लगता है कि अरे क्या हो गया, खाना नहीं खा सकते हो। तो जब वेंटिलेटर पे मरीज डालते हैं, ये कोई फ्लू नहीं है, ये फ्लू नहीं है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको ऑक्सीजन मुंह पे लगा दिया है या नाक में लगा दी है और आप आराम से फोन पे हैं और आप मैगजीन पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। इसमें मरीजों की बहुत बुरी हालत होती है। इसमें वेंटिलेटर पे होना अपने आप में एक सजा जैसी है। तो जो ट्यूब होती है, जो वेंटिलेटर सांस के लिए आपको मशीन से कनेक्ट करते हैं, जिससे जो ट्यूब होती है वो 21 सेंटीमीटर से लेके 23 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, और ऑलमोस्ट हमारा जो फीमेल नॉर्मल वेट लोगों का होता है उनके अंगूठे के साइज की होती है वो। तो वो नाक के द्वारा या आपके मुंह के द्वारा आपके ट्रेकिया में डाली जाती है, और उसके आगे एक बल्ब होता है जो ऑलमोस्ट दोनों साइड से क्लियर बल्ब होता है, और बाहर से उसमें हवा भरी जाती है ताकि वो जहां तक है वो आगे ना घस के वहीं पे रहे, उसको सस्टेन करने के लिए, वहां पे रखने के लिए, ताकि वो वहां से हिले ना। मगर जब कभी मरीज उठते हैं, बैठते हैं अचानक से, और उनको क्योंकि कोई परेशानी है या बहुत सिक्रीशंस उनके मुंह में आ गया है और वो खांसते हैं, तो कभी कभी अगर ठीक से सिक्योर नहीं हुई हो ट्यूब तो वो बाहर निकल, उसको वहां से हटने का डर रहता है। फिर आपको जो ट्यूब है वो आपके अगर मुंह से डाली है तो आपके यहाँ टेप लगा के उसको चिपका देते हैं। नाक से लगी है तो नाक के आगे यहाँ टेप लगा के चिपकाते हैं, क्योंकि अगर जो ट्यूब मुंह में गई है उसको तो आपने कहीं पे तो चिपकाना है ना, होल्ड करना है उसको ताकि वो अपनी जगह पे रहे। फिर क्या होता है, फिर उसके साथ कभी कभी क्या होता है, टेप, क्योंकि पसीना आता है, मरीज को बुखार है, पसीना आएगा तो वो टेप गीला होके निकल जाता है, तो उसको एक और ट्विल टेप बोलते हैं उसको, कपड़े का टेप होता है पतला, उससे बांधते हैं मुंह पे। मगर उससे क्या होता है, कभी ज्यादातर अगर इंट्यूबेटेड लोग बहुत दिन तक रहते हैं तो उनको प्रेशर अल्सर बन जाते हैं। प्रेशर अल्सर, तो कभी कभी मुंह पे प्रेशर अल्सर हो जाता है, आपके होठ कट जाते हैं साइड से, नाक कट जाती है प्रेशर अल्सर की वजह से, क्योंकि वो जो ट्यूब है वो थोड़ी हार्ड होती है और वो उसकी वजह से यहाँ पे कट हो जाते हैं। अगर आप उसको मूव नहीं करते, अगर एक ही जगह बैठ ही रहे तो उसके प्रेशर से नाक भी कट जाती है, उसको प्रेशर अल्सर कहते हैं। फिर क्या होता है,
सेडेशन देना पड़ता है ना। कभी कभी एक सेडेशन से काम नहीं होता। ट्यूब है, मरीज के गले में डली हुई है, तो कितना अनकंफर्टेबल मरीज रहता होगा। आप इमेजिन करिए कि अगर आप कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा कंकड़ तो नहीं, धूल का कण या बाल अगर आंख के अंदर चला जाता है तो कितनी परेशानी होती है। आप कैसे चाहते हो कि वो निकल जाए, किसी तरह निकल जाए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो मरीज बिस्तर पे है, वेंटिलेटर पे है, उसको सेडेशन की बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? ताकि जो मशीन है वो हमारे जो लंग का रिदम है उसके साथ काम कर सके। ये नहीं कि मरीज अपना सांस ले रहा है और मशीन अपनी सांस ले रही है, तो वो दोनों सिंक में होने चाहिए। एक तो ये चीज है। फिर पेन इज वेरी पेनफुल ना। कोई चीज आपके गले में अटकी हुई है, आप बात नहीं कर सकते, आप कह नहीं सकते, तो पेन की दवाई, और वो कांस्टेंट आपकी दवाई चलती रहती है। पेन की दवाई कांस्टेंट, सेडेशन कांस्टेंट। फिर क्या है कि मरीज खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो एक और ट्यूब डाली जाती है जो नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा डाली जाती है, जो उनके पेट में जाती है। वो ट्यूब भी हर 5 दिन के बाद बदलनी पड़ती है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो वो ट्यूब आप सोच सकते हो कि अगर यहां से जा रही है तो कितनी लंबी होगी, है ना। उसके बाद वो खाने के लिए, पानी के लिए, दवाइयों के लिए। उसके बाद एक नली पेशाब के लिए डाली जाती है। वो बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। और उसके साथ बैग, ताकि मरीज यूरिन में ना रहे, गीला ना होए, बदबू ना आए, बेड सोर ना हो जाए। फिर एक बैग उनके बट में रहता है ताकि जो डायरिया है वो कलेक्ट होता रहे बैग के अंदर नीचे, ताकि वो मरीज बिस्तर में गीला ना रहे, बदबू में ना रहे, पॉटी में ना रहे, राइट, स्टूल में ना पड़ा रहे। ये हो गया। फिर मरीज को आपको टर्न करना पड़ता है मरीज को एवरी 2 आवर्स, ताकि उनको प्रेशर अल्सर ना हो जाए। प्रेशर अल्सर जो होते हैं वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ज्यादा टाइम लग जाता है और मरीज को और भी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है ना, और या उनका वेट बहुत कम है, बॉडी मास बहुत कम है, तो उनके जो प्रेशर अल्सर है वो बोन तक चले जाते हैं। उनसे फिर और इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो उनकी भी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 करके। तो एक दफा प्रेशर अल्सर शुरू हो जाते हैं तो वो बढ़ते ही रहते हैं, अनलेस कि आप उसके टेक केयर करो राइट अवे, कांस्टेंट केयर। ये हो गया। फिर उनकी स्पेशल आईवी लाइंस होती हैं, क्योंकि इतनी सारी दवाइयां देनी पड़ती हैं। सेडेशन है, इन्फेक्शन के लिए दवाई है, बुखार के लिए दवाई है। तो और वो जो लाइंस हैं वो भी आपको जल्दी चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि चेंज मतलब नई, जैसे अभी यहाँ पे डली है तो फिर यहाँ डलेगी, फिर यहाँ डलेगी, फिर यहाँ डलेगी, यहाँ डलेगी, ग्रोइन में डलेगी, इस ग्रोइन में डलेगी ना, चेस्ट में डलेगी। तो वो बदलते रहना पड़ता है उनको, ताकि मरीजों को इन्फेक्शन ना हो जाए। और कभी कभी क्या होता है कि मरीज हाथ पांव मारते हैं तो वो निकल जाती है या स्वेलिंग हो जाती है, फिर दूसरी जगह डालनी पड़ती है। मरीज को रिस्ट्रेन करना पड़ता है, उनको बांध के रखना पड़ता है ज्यादातर टाइम, ताकि वो नोइंगली अननोइंगली वो ट्यूब पुल ना कर दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रिस्ट्रेन तो पेशेंट को करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा सेडेशन नहीं दे सकते, मरीजों को ज्यादा स्लीपिंग मेडिसिन नहीं दे सकते, ज्यादा मतलब हाई डोजेज ऑफ मेडिसिन नहीं दे सकते। फिर उनको सक्शनिंग की जरूरत होती है, तो सक्शनिंग के लिए अलग ट्यूब होती है, जो ट्यूब मरीज के सांस लेने के लिए होती है, उसी के अंदर डाल के फिर मरीज का जो स्प्यूटम है वो सक्शन क्लियर करना पड़ता है। कूलिंग ब्लैंकेट नीचे बिछाया होता है, उस पर बहुत पतली शीट बिछा के मरीजों को उसके ऊपर रखा जाता है, और उसके अंदर कॉन्स्टेंटली
ठंडा पानी चलता रहता है, उसमें कॉइल्स होती हैं, वो ठंडा पानी चलता रहता है। तो इमेजिन आप ऑलरेडी शिवर कर रहे हो, आपको बुखार है और आपको ठंडे ब्लैंकेट के ऊपर लिटा दिया गया है। कैसा फील होगा हमें? बहुत बुरा, राइट? तो मरीज हॉस्पिटल में जब कोविड-19 के लिए है, तो आज की सिचुएशन में जब फैमिली नहीं जा सकती, वो मरीज बात नहीं कर सकता, और अमेरिका में तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा। बॉडीज कहाँ रखी हुई हैं, कैसे रखी हुई हैं, वो आप सब टीवी में देखते हैं। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर मुझे ये पता है कि जो काम कर रहे हैं, और सब डॉक्टर्स और सब नर्सेज, दे कैन नॉट हैंडल वेंटिलेटर्स। वो आपको पता होना चाहिए कि हर नर्स और हर डॉक्टर को वेंटिलेटर्स के बारे में नहीं पता होता। सिर्फ उन्हीं को पता होता है जो आईसीयू में, स्पेशल एरियाज में काम करते हैं। आईसीयू है, रिकवरी रूम्स है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वहां पे वो नर्सेस को, डॉक्टर्स को वेंटिलेटर्स के बारे में पता होता है। जब मैं काम करती थी वहां पे, तो मेरे पास 2 मरीज होते थे जो वेंटिलेटर्स पे होते थे। इमेजिन almost every patient needs a ventilator right now. तो मैन पावर कहाँ पे है? मैन पावर का होना बहुत जरूरी है, और वेंटिलेटर एकदम से नहीं आता। यू डोंट फील कंफर्टेबल, आप नहीं कंफर्टेबल फील करते जब तक आपको उसकी एजुकेशन ना हो, उसकी प्रैक्टिस ना हो। एजुकेशन के बाद आता है प्रैक्टिस। आपके पास एजुकेशन है, आपने किताब में पढ़ा है, मगर जब आप जाके डायल चेंज करते हो, नहीं पता आपको। तो प्रैक्टिस, वेंटिलेटर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नर्सेज इन आईसीयू, दे आर एजुकेटेड, दे नो अबाउट इट, दे वर्क विद इट, दे कैन हैंडल इट, मगर सब नर्सेज नहीं होती हैं। और आईसीयू नर्सेज नहीं अगर हैं, तो इन इतने सारे वेंटिलेटर्स को कौन देखेगा? इन मरीजों की कौन देखभाल कर सकता है? इन मरीजों को कैसे बचाया जा सकता है? ये सोचने का टॉपिक है, बहुत जबरदस्त। कि जब आपके पास मैन पावर, आपके पास मशीनें हैं, वेंटिलेटर्स हैं, मगर आपके पास उनको चलाने के लिए, उनको समझने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है सांस लेने में और ना लेने में, तब तक आप क्या करें? आप वेट नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, क्या ये रेगुलर फ्लू है? ये रेगुलर फ्लू नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो आप ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए। तो क्या जरूरत है बाहर जाने की? अभी घर में है, घर में बहुत काम है, घर में करिए, घर में रहिए, अपने को सेफ रखिए, राइट? सोशल डिस्टेंसिंग, एंड इफ यू आर गोइंग आउटसाइड, मेक श्योर यू वेयर मास्क। मास्क पहने, घर में आए तो हाथ धोएं, कोई भी गाना सोचिए, 20 सेकंड तक अपने मन में गुनगुनाइए। आपको पता रहेगा कि ये 20 सेकंड तक इतना गाना हम लोग गा सकते हैं। फ्रिक्शन, रब, फ्रिक्शन in between your fingers, है ना? अब खूब रगड़ के हाथ धोएं, और उसके बाद रनिंग वाटर में हाथ धोएं। ये बार बार कहा जाता है, मगर बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। How we will save the world, how we will save COVID-19 patients, बहुत जरूरी है, सोचने की जरूरत है। तो ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि मैं और नई वीडियो के साथ आऊं और आपको और मेडिकली इंफॉर्मेशन दे सकूं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।